Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Titkara and this is the next lecture in our PSIR आंसर राइटिंग सीरीज। ठीक है, अब ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखते हैं आगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस अपने। पिछली बार की तरह इस बार भी विल बी डिस्कसिंग वन 10 मार्कर, एक 15 मार्कर और एक 20 मार्कर। ऑलराइट, इसके बाद आई हैव सम स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक। आई विल बी डूइंग दैट इन द एंड ऑफ द लेक्चर, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सोवरेनिटी एज आइडियली कंसीव्ड इन लीगल थ्योरी नोवेयर एक्चुअली एग्जिस्ट। अब ऐसी कभी भी स्टेटमेंट्स आती है ना, तो हमेशा उन स्टेटमेंट को पहले समझा करो कि उसकी एसेंस क्या है, कोर डिमांड क्या है। बिना समझे बिना देखे लिखना स्टार्ट मत करना, हमेशा पहले उसकी कोर डिमांड को समझो। तो इधर हमारी कोर डिमांड क्या है? सोवरेनिटी एज आइडियली कंसीव्ड इन लीगल थ्योरी नोवेयर एक्चुअली एग्जिस्ट। तो मतलब क्या बात हो रही है इसमें हमारी? लीगल थ्योरी क्या बोलती थी कि इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी देयर कैन ओनली बी वन सॉवरेन। तो वो क्या थी हमारी? मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म था? ठीक है, उसके बाद क्या आई हमारी? प्लूरलिस्ट थ्योरी। लीगल फिक्शन बोला, आउटडेटेड बोला। तो वो यही हमें इसमें उसी के बारे में ही डिटेल में समझाना है कि हमारा मोनिस्टिक थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उसी को डिटेल में बताएंगे फिर प्लूरलिस्ट थ्योरी ने क्या बोला एंड वी विल डिस्कस इट। सो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद सॉवरेनिटी की डेफिनेशन से। स्कॉलर से लिंक कर वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट। किसने डिफाइन किया था? जीन बॉर्डन ने। सोवरेनिटी एज सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स। फिर सबसे पहले सोवरेनिटी की बात किसने की? हॉब्स ने। ठीक है, तो ऐसे हम थिंकर डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जब भी हम कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तो उसके साथ वी कैन यूज़ इट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या आएगा? जीन बॉर्डन, अंडरलाइन कर देना इसको। डिफाइंड sovereignty as, कैसे डिफाइन किया था? एज सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर इट्स सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमने उसकी डेफिनेशन लिख कर दिखा दी, दैट इट इज सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर इट्स सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स। नाउ हॉब्स, हॉब्स को क्यों बोलते हैं पहला मॉडर्न थिंकर? बिकॉज उसी ने ही थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दी थी। ठीक है, सो हॉब्स इज known as first modern thinker। ठीक है, ड्यू टू हिज कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग पैराग्राफ। ठीक है, सो 10 मार्कर में हमेशा डायरेक्टली मुद्दे की बात करनी है, इधर उधर नहीं घूमना, वहाँ एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना। डायरेक्टली उसने जो लिखा है, जो पूछा है, वो बता कर आना है। ठीक है, तो पहले हमने बता दिया सोवरेनिटी क्या है। अब क्या पूछा है उसने? एज आइडियली कंसीव्ड इन लीगल थ्योरी नोवेयर एक्चुअली एग्जिस्ट। तो हमें बताना होगा कि लीगल थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, लीगल थ्योरी में क्या लिखा है? सो लिख दो, अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक थ्योरी वो क्या मानती है? दैट इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी देयर कैन ओनली बी वन सॉवरेन। पहले हम बता देंगे कि सोवरेनिटी एक कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब सोवरेनिटी दो कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल
part of modern nation state remains a contested concept। ठीक है, तो पहले बता दो ये कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, फिर डायरेक्टली आ जाओ कि लीगल थ्योरी क्या बोल रही है आइडियली। तो अकॉर्डिंग टू द मोनिस्टिक थ्योरी, इसको अंडरलाइन कर देना या बॉक्स कर देना। सो अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक थ्योरी, in a particular territory there can only be one sovereign। ठीक है, और क्या बोला उसने, वन sovereign है। ऑल राइट, और क्या है फीचर्स, इट इज सीन एज अ इन लीगल थ्योरी, वही कीवर्ड ले लो क्वेश्चन वाला, यही था ना, इन लीगल थ्योरी it is seen as permanent transfer of power। और क्या दिखा रहा है वो कि इनएलियनेबल होती है, इनडिविजिबल होती है। ऑल राइट, तो वही सारी चीज़ें लिख दो, इनएलियनेबल एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनडिविजिबल, मतलब डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इन लीगल थ्योरी इट इज सीन एज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ पावर, इनएलियनेबल एंड इनडिविजिबल। हाउएवर, अब इसका क्रिटिसिज्म किसने किया है, लास्की आ गया, स्कॉलर्स लाइक लास्की, प्लूरलिस्ट आ गए। ठीक है, तो स्कॉलर्स लाइक लास्की, हाउएवर scholars like Lasky criticize this view of sovereignty as a legal fiction। वही सारे जो हमारे एग्जैक्ट कीवर्ड थे ना, वो लिख कर आया करो, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि तुम्हें सब्जेक्ट पता है। ठीक है, तो मोनिस्टिक थ्योरी ने क्या बोल दिया था कि इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी एक ही सॉवरेन रहेगा। ठीक है, और लीगल थ्योरी वही हो गई हमारी, उसमें यही बोला कि इट इज़ इनडिविजिबल, इनएलिएनेबल एंड परमानेंट। हाउएवर स्कॉलर्स लाइक लास्की, प्लूरलिस्ट वाले आ जाएंगे हमारे क्रिटिसाइज करने। ठीक है, तो हमने वो बता दिया, अब उसी को ही डिटेल में बताना है कि कैसे वो नोवेयर एक्चुअली एग्जिस्ट। तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब ऐसे ही पैराग्राफ की स्पेसिंग कर कर आना, वहाँ पर नीटली लिखकर पैराग्राफ में स्पेस देकर आना। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ इतना बड़ा बना दो, एक पैराग्राफ इतना छोटा बना दो, या पूरे पेज का तुमने एक पैराग्राफ बना दिया। ऑल राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर वहाँ पर स्पेसिंग होनी चाहिए आंसर्स में, अच्छा क्लीन स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट लाइन हमने क्या लिखी थी, हाउएवर स्कॉलर्स लाइक लास्की criticize this view of sovereignty as legal fiction। Pluralist ठीक है, तो हमारे जो प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके लिए क्या है, प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स व्यू द लीगल स्लैश मोनिस्टिक थ्योरी, यही था ना वहाँ पर लीगल थ्योरी, तो दे व्यू द लीगल स्लैश मोनिस्टिक थ्योरी एज आउटडेटेड, क्या क्या बोला था उन्होंने, दैट इट इज आउटडेटेड, टेक्सचुअल एंड लीगल फिक्शन।
फिर एंड अगेंस्ट इंटरनेशनल पीस। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि असली में क्या होगा, थ्योरी में तो ये है, बट इन असली सोवरेनिटी किसी भी एक के पास नहीं है, सोवरेनिटी रिमेन्स कॉन्टेस्टेड, इट गेट्स डिवाइडेड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी उसने, क्या, सिंस सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी इज ऑल्सो फेडरल, ड्यू टू फेडरल सोसाइटी एंड मल्टीपल एसोसिएशंस, सोवरेनिटी गेट्स डिवाइडेड, नो वन अथॉरिटी कैन क्लेम कंप्लीट कंट्रोल ओवर सोवरेनिटी। ठीक है, अब अगर हम इसको फिर करेंट से लिंक कर कर भी बता देंगे कि कॉन्टेम्पररी टाइम्स में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसकी वजह से फर्दर वीकन होती जा रही है सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। जैसे यूरोप के केस में क्या है, यूरोजोन मेंबर्स में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन कौन ले रहा है, एक पर्टिकुलर नेशन के पास नहीं है, सब मिलकर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने करंट का एग्जाम्पल देकर भी बता दिया उसको। ठीक है, सो इन रियलिटी sovereignty remains contested due to federal society and मल्टीपल एसोसिएशंस है मैन की। कैसे मल्टीपल एसोसिएशंस है, स्टेट, नेशन स्टेट, उसके अलावा ग्लोबली भी हो गया। ठीक है, तो ड्यू टू फेडरल सोसाइटी एंड मल्टीपल एसोसिएशंस ऑफ मैन, sovereignty gets divided. All right, so no one authority can claim complete control over sovereignty. So no one authority can claim complete control over sovereignty. All right, in contemporary times हम फिर एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे। तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ गई। इन कंटेम्पोररी टाइम्स ग्लोबलाइजेशन इसको बॉक्स कर दो, ग्लोबलाइजेशन हैज फर्दर weakened the sovereignty। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यूरोजोन में क्या है, यूरोजोन मेंबर्स हैव नो sovereignty over monetary policy। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें एक कंक्लूजन लिखकर दिखाना है। दस डिस्पाइट, तो हम क्या बता सकते हैं, तो यही बोल सकते हैं कि दस डिस्पाइट बीइंग अ मेन फीचर ऑफ नेशन स्टेट द कॉन्सेप्ट। अब क्या पूछा था उसने, लीगल थ्योरी में। ठीक है, तो हम बोल देंगे दस डिस्पाइट बीइंग द मेन फीचर ऑफ नेशन स्टेट द कॉन्सेप्ट डिफर्स एंड देयर इज अ बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सो दस डिस्पाइट being a main feature of
nation state the concept differs and there is a big gap between theory and practice. ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर हमें लिखना है अपना 10 मार्कर। तो हमने अपना कंटेंट डिवाइड कर दिया पैराग्राफ्स में, एक फ्लो बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज लिखी, साथ में फ्लो बनाई, और जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्ट सिलेबस की लैंग्वेज है, ठीक है, हमारा जो एग्जैक्ट कंटेंट है, क्वेश्चन की डिमांड है, वो लिखी, ताकि उसको ये दिखना चाहिए कि हम PSIR की लैंग्वेज में लिख रहे हैं, PSIR की लैंग्वेज दिखानी है वहाँ पर, अपनी लैंग्वेज के साथ PSIR के कीवर्ड्स डालने हैं। ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर PSIR में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो हमने पहले बता दिया सोवरेनिटी क्या है, वी कैन इवन अंडरलाइन इट, सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर इट्स सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स। फिर हमने थिंकर भी डाल दिया, हॉब्स भी डाल दिया, जीन बॉडेन भी डाल दिया। ठीक है, फिर हमने एग्जैक्ट कीवर्ड लिया लीगल थ्योरी वाला यहाँ पर। सोवरेनिटी दो कंसिडर एज एन एसेंशियल पार्ट कॉन्टेस्टेड है, मोनिस्टिक थ्योरी ने बोला एक ही हो सकता है, इन लीगल थ्योरी परमानेंट इंडिविजिबल, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैन की मल्टीपल एसोसिएशंस हैं, एंड सिंस सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी शुड आल्सो बी फेडरल। मल्टीपल एसोसिएशन है और सोवरेनिटी हमारी डिवाइड हो जाती है, सो नो वन अथॉरिटी कैन कंप्लीट को कंट्रोल ओवर सोवरेनिटी। फिर हमने लास्ट में एक करंट के साथ लिंकेज दिखा दी, उसको इंटरलिंकिंग करके कि यूरोजोन का अगर हम केस देखें तो दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। फिर हमने लिख दिया कंक्लूजन कि नेशन स्टेट का मेन फीचर तो है, बट देयर इज अ बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो वहाँ 7 मिनट में लिखना है ये आंसर, मैं अगेन बोल रहा हूँ 7 मिनट में लिखा जाएगा, एंड वर्ड लिमिट का ज़्यादा ध्यान मत दो, इतना तुम्हें वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। हो सकता है 20-30 वर्ड जिसमें एक्स्ट्रा हो गए, बट वहाँ एग्जामिनर बैठकर एक एक वर्ड नहीं गिनेगा कि तुमने कितने वर्ड एक्स्ट्रा लिखे, क्या किया। ऑलराइट, सो वहाँ पर तुम्हें पूरी शीट भरनी है, उस पर फोकस रखना, बट अगर तुम्हारा फॉन्ट बहुत छोटा है तो ध्यान में रख लेना कि कितना स्पेस कवर अप करना है। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअली पैराग्राफ बनाओ, स्पेसिंग दो, आराम से नीटली लिखो, सारी चीज़ें अंडरलाइन करो, बॉक्स करो, यही सब चीज़ वहाँ तुम्हें 7 मिनट में करनी होगी। समझ गए? पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, समझा उसकी कोर डिमांड क्या है, सोचा कि कैसे उसको स्ट्रक्चर करेंगे, फिर हमने ऐसे उसको लिखकर दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन 10 मार्कर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 मार्कर। ठीक है, तो 15 मार्कर में कितनी स्पेस मिलेगी हमें? 15 मार्कर में हमें मिलेगी बस इतनी सी स्पेस, एक ये पेज, एक ये और एक ये पेज। तो इतने में हमें वहाँ पर 15 मार्कर लिखकर आना होगा। तो अब क्या है, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, पॉज करो, समझो। तो क्या है, डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ US चाइना राइवलरी बी कंसिडर्ड एज अ न्यू कोल्ड वॉर? अब ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा था, एवरीवन इज सेइंग दैट दिस इज अ न्यू कोल्ड वॉर, सो व्हाट डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट स्टेट को बोल सकते हैं कोल्ड वॉर? तो अब इस आंसर को कैसे लिखा जाएगा, ये पेपर 2 में इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको कैसे तुम स्ट्रक्चर करोगे, पॉज करो और इसका एक स्ट्रक्चर बना कर देखो कैसे इस आंसर को, इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया जाएगा। पहले तो हमें बताना होगा कि कोल्ड वॉर क्या है, ठीक है, फिर उसको हम न्यू कोल्ड वॉर बोल रहे हैं, तो हमें कंपेयर कर कर भी दिखाना होगा कि पुरानी के क्या फीचर्स है, अभी के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो पुराने में ऐसा क्या था कि जो अभी वाली है उसको भी हम उससे लिंक कर कर एक कोल्ड वॉर बोल रहे हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी जो पहले भी थी और जो अभी भी हैं। फिर उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जो पिछली कोल्ड वॉर में नहीं थे बट इसमें होंगे।
फिर इज़ इट इवन राइट टू कॉल इट कोल्ड वॉर, या और किसी फ्रेमवर्क के थ्रू भी हम देख सकते हैं इसको, जैसे द ग्रेट पावर ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स हो गया मीरशाइमर का है, और थ्यूसाइडाइडस ट्रैप की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ें लिखकर हमें बताना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली येस या नो में मत सोचना, येस या नो में आंसर नहीं देना होता वहाँ पर इसे, ऐसे क्वेश्चन में हमें। वहाँ पे पर्पस ऐसे क्वेश्चंस का सिर्फ यही है कि वो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी देखना चाहते हैं कि तुम कैसे लॉजिकली उन आइडियाज़ को कंपेयर कर कर दिखा सकते हो। ठीक है, पहले ही तुम आर्ग्यूमेंट मत दे देना कि येस प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिचुएशन इज नोन कैन बी कंसिडर्ड एज कोल्ड वॉर बिकॉज दिस 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 दिस, ऐसे नहीं लिखना वहाँ पे इसका आंसर। ये PSIR है, दिस इज नॉट एनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जैसी चीज़ जहाँ तुमने लिखकर बता दिया। तुम्हें वहाँ पूरा आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, फीचर्स देने होंगे, फिर बताना होगा। ना ही ये इंटरव्यू है जहाँ तुम्हें 2 मिनट में आंसर करना है। ठीक है, तो पूरा तुम्हें अपना थिंकिंग, एनालिसिस, फ्लो, स्ट्रक्चर सब कुछ दिखाना है एग्जामिनर को। यस या नो की गेम नहीं खेलनी वहाँ पे। ठीक है, तो क्या है हमारा, डू यू थिंक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ US चाइना कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यू कोल्ड वॉर? तो सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि कोल्ड वॉर होती क्या है, क्या कोल्ड वॉर है, उसके क्या फीचर्स थे। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई कीवर्ड हो, कोशिश करना कि उस कीवर्ड के थ्रू तुम स्टार्ट कर लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, द टर्म कोल्ड वॉर entered into diplomatic lexicon after World War II। क्या दिखा रहा था वो, to represent state of relations between टू सुपर पावर्स। अब याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में ना थ्योरी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना, एग्जांपल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, बट थ्योरी हमेशा साथ में लिंक कर कर दिखानी है। टू रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सुपर पावर्स, कौन थी, US एंड USSR। तो पहले हमने बता दिया कोल्ड वॉर क्या था, कब हुआ, क्या फीचर्स है। ठीक है, तो अब लिख दो, The Cold War is often described as, क्या थी, ideological war थी, है ना। So it is described as ideological war between USSR, क्या था, communism and liberalism। ठीक है, उसके अलावा क्या था, इसके अलावा रियलिस्ट इसको क्या बोलते थे, तो थ्योरी डालकर दिखाते। तो रियलिस्ट का मानना था कि कोल्ड वॉर का वर्ड का मतलब क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ न्यू फ्रेज फॉर ओल्ड जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। ठीक है, सो या फिर लिख दो रियलिस्ट लाइक केनेथ वॉल्ट्ज। अब वही हम थ्योरी डाल रहे हैं, स्कॉलर्स डालकर दिखा रहे हैं, थ्योरिस्ट डालकर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरिस्ट हैं, थ्योरिस्ट डालकर दिखा रहे हैं। सो रियलाइज लाइक केनेथ वॉल्ट्ज व्यू इट एज अ न्यू फ्रेज फॉर ओल्ड जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। मतलब वही है कि वो जुमला है, कोल्ड वॉर कुछ नहीं है, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज है, उसका यही कहना था। क्या थे 2 मेजर हमारे उसके फीचर्स, द मेजर ट्रेंड्स वर आर्म्स रेस एंड डिटेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, आर्म्स रेस थी। उसके बाद आइडियोलॉजिकल थी, इकोनॉमिक स्फीयर में थी, बाकी सारे स्फीयर में भी स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, फिर मल्टीपल थिएटर्स थे, जैसे स्पेस इकोनॉमिक स्फीयर हो गया,
अलायंसेस बिल्ड हो रही थी। ऑलराइट, फिर न्यूक्स थे, ठीक है। तो अब हम बट 15 मार्कर है हमारे पास, लिमिटेड स्पेस है, इसीलिए हम इसके बाद डायरेक्टली आ जाएंगे कोर डिमांड पर। यूएस चाइना की बात कर रहा है, वो पुरानी कहानी, इसके ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत, ठीक है। अब डायरेक्टली हम न्यू वाले पे आ जाएंगे। द heightened tensions the heightened state of rivalry between, ऐसा ही करना है, कोर डिमांड हमेशा पहले पेज पर दिखाना ही दिखाना, चाहे तुम 15 मार्कर लिख रहे हो, 20 मार्कर लिख रहे हो, 10 में तो डायरेक्टली तुम उसी से स्टार्ट करते हो। तो heightened state of rivalry between US and China has been, अब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, has been termed by scholars as a न्यू कोल्ड वॉर, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरी लिंक कर सकते हैं हम कि कौन कौन सी थ्योरी कहती है। हेजीमनी स्टेबिलिटी थ्योरी हो गई, पावर ट्रांजिशन हो गई, ठीक है। तो यूएस हेजीमनी को क्या हुआ था, यूएस हेजीमनी वाज बीइंग चैलेंज 2008 के बाद, चाइना इमर्ज एज अ मेजर चैलेंजर। फिर यूएस हेजीमनी वाज चैलेंज नॉट ओनली इन इकोनॉमिक स्फीयर बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकली। तो लिखकर बता दो, इफ वी गो बाय द लॉजिक ऑफ hegemonic stability theory and power transition theory, ठीक है। यूएस hegemony was facing challenges by revisionist China। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड, was facing a challenge by हमारा रिविजनिस्ट चैलेंज। उसने ना केवल इकोनॉमिक स्फीयर में बट आइडियोलॉजिकली भी यूएसए को चैलेंज किया, ठीक है। इनिशिएटिव लाइक BRI क्या हुआ, चैलेंज्ड द US led डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। यूएस लेड डेवलपमेंट को चैलेंज किया, एंड ना केवल जियोपॉलिटिकली जियो इकोनॉमिकली बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। तो इनिशिएटिव लाइक BRI challenge the US led development model and is being used by China not only to increase its geopolitical, अब ये भी कीवर्ड्स आ गए, not only to increase its geopolitical and geoeconomic influence but also ideological influence। तो हमने ये लिंक कर बता दिया कि हाँ, इसमें भी आइडियोलॉजी का फैक्टर है, ठीक है। चैलेंज द US led डेवलपमेंट मॉडल एंड इज बीइंग यूज्ड बाय चाइना नॉट ओनली अपने जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। तो फिर हम सिमिलैरिटीज और कंपैरिजन पे आ जाएंगे कि जैसे कोल्ड वॉर 1 के टाइम पर क्या था, मल्टीपल थिएटर्स थे, वैसे ही इस बार क्या है, मल्टीपल थिएटर्स हैं। 5G, सेमीकंडक्टर्स, न्यू थिएटर्स भी आ गए जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। और मैरीटाइम, स्पेस एटसेट्रा सारे हैं, ऑलराइट। तो हम ये लिखकर बता देंगे, जस्ट लाइक
the Cold War, the present phase has multiple theaters. कौन कौन से थिएटर्स हो गए हमारे, वो हम लिख कर दिखा देंगे, चाहे मैरीटाइम हो, इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह पर यूएस को चैलेंज मिल रहा है चाइना से। हैज मल्टीपल थिएटर्स, तो ये कीवर्ड हो गया मल्टीपल थिएटर्स। फ्रॉम इकोनॉमी टू टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिख दो 5G एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, फिर इसके अलावा फ्रॉम मैरीटाइम, मैरीटाइम में किधर है, साउथ चाइना सी हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, फ्रॉम मैरीटाइम। अब ये एग्जाम्पल है, ये सब डालने हैं वहाँ पे, मैरीटाइम टू स्पेस, स्पेस में भी चैलेंज कर रहा है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। ठीक है, और जो यूएस का ग्लोबलाइजेशन मॉडल है उसको कैसे चैलेंज कर रहा है वो, सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एम्स टू चैलेंज द लिबरल ऑर्डर। ऑलराइट, चाइना इज नॉट ओनली चैलेंजिंग अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, उनको ख़त्म नहीं कर रहा, उसके साथ साथ वो अपने इंस्टीट्यूशंस भी बना रहा है। ठीक है, जैसे ऑल्टरनेटिव लेकर आ रहा है, AII भी लेकर आ रहा है, फिर ब्रिक्स के थ्रू NDB आ गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लिखकर बताओ कि कैसे चाइना उसको चैलेंज दे रहा है। तो विद शीज सोशलिज्म विद, इसको कीवर्ड है ये हमारा, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कर रहा है चाइना, चाइना एम्स टू चैलेंज द लिबरल ऑर्डर, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये अगेन कीवर्ड आ गया, तो ऐसे कीवर्ड्स लिख कर आया करो वहाँ पर, तभी वो दिखेगा कि ये PSIR का आंसर है। ठीक है, विद शी सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, चाइना एम्स टू चैलेंज द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना is not only choking American institutions, वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस भी लेकर आ रही है। ठीक है, तो इट इज बिल्डिंग न्यू वंस लाइक AII भी हो गया, NDB एटसेट्रा। ठीक है, तो मल्टीपल थिएटर्स हो गए जैसे पहले थे, फिर उसके साथ साथ न्यू थिएटर्स आ गए, और उसको उसकी जो ग्लोबलाइजेशन था, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, दैट इज ऑल्सो बीइंग चैलेंज बाय सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। इसके साथ साथ वो अपने खुद के न्यू इंस्टीट्यूशंस बना रहा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो हर जगह से USA को चैलेंज मिल रहा है वाया चाइना। ठीक है, अब इसके लिए USA ने क्या किया, क्यों इसको कोल्ड वॉर बोल सकते हैं, क्योंकि USA अब क्या करने जा रहा है, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर अलायंसेस थे, वैसे ही इस बार भी USA बैलेंसिंग करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो द कोल्ड वॉर strategic alliances have taken a new form this time. कैसे कर रहा है, ऑफशोर बैलेंसिंग कर रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान से चला गया, इंडो पैसिफिक पे आ रहा है, क्वाड ऑकस बना रहा है, तो उसका पर्पस सबका यही है, चाइना को बैलेंस करना। विद क्वाड ऑकस
IPEC USA is aiming to balance the Chinese assertiveness. With Quad AUKUS IPEC, US is aiming to balance the Chinese assertiveness. तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी भी इसमें आ गई। ठीक है, तो वो नया बैलेंस बनने वाला है इस बार। इसके अलावा क्या फीचर्स हैं या क्या कुछ अलग है इस बार? तो इस बार स्कॉलर्स का क्या मानना है? स्कॉलर्स बिलीव दैट कि जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम्स है, इस टाइम पर कोल्ड वॉर विल नॉट बी कोल्ड, वो हॉट बन जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो स्कॉलर्स बिलीव दैट अभी के टाइम पर इट विल बी मोर डेंजरस। ताइवान एक फॉल्ट लाइन बन सकता है। पहली जो हमारी कोल्ड वॉर थी उसमें न्यूक्लियर वॉर तो हुई नहीं, बट पूरी न्यूक्लियर आर्म्स रेस तो चल रही थी। ठीक है, तो विद ताइवान दिस कैन बी द बिगनिंग ऑफ अ ताइवान, एक नया फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट हो सकता है जहां पर वायलेंस ट्रिगर हो जाए। ठीक है, क्योंकि शी जिनपिंग ने ऑलरेडी बोल दिया है चाइना इज परस्यूइंग अपनी चाइना ड्रीम, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि असर्टिव तरीके से मिलिटरीली एक्शन हो सकता है। ठीक है, सो इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट यूएसए के लिए इस बार अब चाइना को मैनेज करना, क्योंकि चाइना इज नॉट लाइक यूएसएसआर। यूएसएसआर की तो इकोनॉमिक माइट कम थी, बट कंपेयर टू दैट चाइना की इकोनॉमिक माइट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वेरी वेरी हेविली इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ है पूरी ग्लोबल कंट्रीज़ के साथ। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में चाइना इज़ द बिगेस्ट प्लेयर, इसीलिए ही वो सप्लाई चेन में भी ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ रहा है, ऑल्टरनेटिव्स बना रहा है। ठीक है, तो तब समझ रहे हो कि यूएस जितने भी एक्शंस ले रहा है उसमें सबका पर्पस क्या है? टू कंटेन चाइना और अपनी हेजेमनी बचाना। ठीक है, तो हम ये लिखकर बता देंगे। However, at present, अब क्या है एट प्रेजेंट में? Scholars fear that the new Cold War will be more dangerous। ठीक है, तो अब जो न्यू कोल्ड वॉर है दैट विल बी मोर डेंजरस। with Taiwan, South China Sea, there is a high possibility किस चीज़ की? कि कोल्ड वॉर हॉट बन जाएगी। ठीक है, तो अब हो सकता है क्या नई चीज़ आ गई हमारे पास? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो खाली उसके मेन लैंड पे अटैक करेगा, वो किसी भी पर्टिकुलर सिटी पे, किसी भी पर्टिकुलर ओशन पे, कहीं पर भी अटैक कर सकता है जाकर। ठीक है, सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्ड वॉर टर्निंग हॉट। तो प्रेजेंस ऑफ tactical nuclear weapons complicated even further। ठीक है, सो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यूएस से। देख लिया था हमने ऑलरेडी कि चाइना की इकोनॉमिक माइट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली इंटरलिंक्ड है सब कंट्रीज के साथ। इट विल बी
more difficult for US to manage China because China is economically stronger than USSR. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्या लिखकर बताएंगे कि इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट चाइना के लिए, यूएस के लिए चाइना को मैनेज करना क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है। फिर अभी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उसको कुछ स्कॉलर्स देख रहे हैं थ्रू द फ्रेमवर्क, थ्रू द लेंस ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स या फिर थ्यूसाइडाइडस ट्रैप की तरह। ठीक है, तो हम यही लिखकर बता देंगे, स्कॉलर्स लाइक मीशाइमर prefer to describe the rivalry through the lens of the tragedy of great power politics. ठीक है, इसके अलावा थ्यूसाइडाइडस ट्रैप से भी समझ सकते हैं। तो अब उसकी क्या हम बता देंगे कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। इम्प्लीकेशंस होंगी इस राइवलरी की वाइड स्प्रेड एंड इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, बी इट कोल्ड वॉर और ग्रेट पावर राइवलरी। तो हम बता रहे हैं कि कोल्ड वॉर बोलो, कुछ भी बोलो उसको, बी इट कोल्ड वॉर और ग्रेट पावर राइवलरी as explained by Thucydides trap। अगेन हमारी थ्योरी आ गई। So be it great power rivalry, cold war, कुछ भी बोला, as explained by Thucydides trap, the present rivalry will become the most important geopolitical issue of the 21st century। बस ऐसे ही हमने उसको लिखकर एक्सप्लेन कर दिया दैट इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू 21st सेंचुरी को। अब चाहे तुम उसको कोल्ड वॉर बोलो, थ्यूसाइडाइडस ट्रैप बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो यूएसए के लिए चाइना को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है बहुत ज़्यादा यूएसएसआर से। ठीक है, सो बी इट कोल्ड वॉर और ग्रेट पावर राइवलरी, थ्यूसाइडाइडस ट्रैप, द प्रेजेंट राइवलरी विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ द 21st सेंचुरी। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें अगर 20 मार्कर में दिया होता यही सेम क्वेश्चन तो कैसे लिखते इसको। 20 मार्कर में होता तो एक दो पैराग्राफ हम एक्स्ट्रा डाल देते, इसमें फिर हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस भी डाल देते। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैराग्राफ बढ़ाने के लिए हम थ्योरी डाल देंगे, कुछ एग्जांपल्स और पॉइंट्स और डाल देते जिसमें हम कोल्ड वॉर जो हमारी थी उसके साथ कंपेयर कर कर दिखाते। फिर लिख देते कि कंट्रीज के पास क्या ऑप्शंस हैं, बैंड वैगनिंग या फिर बैलेंसिंग। तो एक दो पैराग्राफ एक्स्ट्रा उसके थ्रू हमारे बन जाते। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखना है इसका आंसर 15 मार्कर में। वहाँ इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ओनली 11 मिनट्स। यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन हम इतना टाइम लेकर समझ रहे हैं
20-30 मिनट लगा रहे हैं समझने में, बट वहाँ सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट ही मिलेंगे इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो पहले हमने जो कीवर्ड था हमारा न्यू कोल्ड वॉर डिफाइन कर दिया क्या था। ठीक है, फिर आइडियोलॉजिकल था, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म था। ठीक है, और उसको कुछ उस टाइम पर भी बोलते थे दैट दिस इज नथिंग बट अ जुमला फॉर ओल्ड जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। फिर कुछ मेजर ट्रेंड्स थे उसमें, जैसे कि आर्म्स रेस और डिटेंट। अब फिर कोर डिमांड पर डायरेक्टली आ जाओ। याद रखना 15 मार्कर हो या 20 मार्कर हो, फर्स्ट पेज से ही हमें कोर डिमांड पर आना है। द हाइटेड स्टेट हैज़ बीन टर्म्ड एज न्यू कोल्ड वॉर। लॉजिक के अगर हम पावर ट्रांजिशन थ्योरी देखें तो यूएस हेजेमनी वाज फेसिंग चैलेंजेस बाय अ रिविजनिस्ट चाइना। BRI ने चैलेंज किया उसको नॉट ओनली जियोपॉलिटिकली जियो इकोनॉमिकली बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकली। तो फिर वो जैसे पहले में आइडियोलॉजिकल था, इस बार भी आइडियोलॉजिकल वाला रोल आ गया। ठीक है, जैसे पहले मल्टीपल थिएटर्स हुआ करते थे, इस बार भी मल्टीपल थिएटर्स हैं। चाहे वो इकोनॉमी हो, वहाँ पर चाइना उसको चैलेंज कर रहा है, या टेक्नोलॉजी हो, 5G सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल दे दिया। फिर फ्रॉम मैरी टाइम इंडो पैसिफिक टू स्पेस, हर जगह पर देयर इज एन ऑनगोइंग राइवलरी, ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन बिटवीन USA एंड चाइना। ठीक है, विद चाइना का सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, चाइना एम्स टू चैलेंज द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना इज नॉट ओनली चोकिंग अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, वो खुद के नए इंस्टीट्यूशंस बना भी रहा है। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजिक अलायंसेस थी पिछली बार, वैसे ही इस बार न्यू फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग आ रही है, न्यू बैलेंसिंग आ रही है। क्वाड, ऑकस, आईपेक एक्सेट्रा है, जिसके थ्रू यूएस से क्या कर रहा है, ऑफशोर बैलेंसिंग के लिए जा रहा है टू चेक चाइनीज असर्टिवनेस। ठीक है, बट अब इस बार क्या मेन डिफरेंस हो गया, अब इसके बाद स्कॉलर्स को लग रहा है कि इस बार इट विल बी मच मोर डेंजरस। ताइवान, साउथ चाइना सी में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इट कुड टर्न हॉट। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर की जगह इस बार है चाइना। तो चाइना का स्ट्रैटेजिक कल्चर ऐसा है जिसकी वजह से इट कैन टर्न इनटू हॉट। अब ये इतनी सारी डिटेल में जाना 15 मार्कर में पॉसिबल नहीं है, वो हम 20 मार्कर में डिटेल में एक्सप्लेन कर समझा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स डाल रहे हैं, थ्योरीज डाल रहे हैं, कंपैरिजन वाले एग्जांपल्स डाल रहे हैं, जैसे सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक डाला, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डाला, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, बैलेंसिंग डाला। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स के थ्रू अपना आंसर अच्छा बनेगा। उसके अलावा हम थ्योरी भी डाल देंगे आगे। अब बता देंगे कि चाइना को मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि इट इज़ इकोनॉमिकली मच स्ट्रॉन्गर दैन USSR। फिर स्कॉलर्स लाइक मी शाइमर प्रेफर टू डिस्क्राइब इट एज अ थ्रू द लेंस ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। फिर लास्ट में हमने कंक्लूजन में लिख दिया, चाहे उसको कोल्ड वॉर बोलो या फिर ग्रेट पावर राइवलरी, एज एक्सप्लेन्ड बाय Thucydides trap, the present rivalry will become the most important geopolitical issue of 21st century। तो उसमें हमने ओवरऑल एक इस इशू की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस बता दी कि हाँ अभी भी चाहे इसको हम कोल्ड वॉर बोले या कोई भी और जुमले से बोल दो, इट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ 21st century। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ऐसे लिखा जाएगा ये 15 मार्कर में हमारा आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रियलिज्म पे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है ये है 20 मार्कर में। सो दिस इज अवर 20 मार्कर। अब 20 मार्कर में हमें कितनी जगह मिलेगी? 20 मार्कर में वहाँ मिलेगी हमें 1 2 3 4 इतनी जगह मिलेगी। ठीक है, बस इतनी सी स्पेस में हमें वहाँ पर अपना 20 मार्कर लिखना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, पॉज कर वीडियो को, समझो क्वेश्चन की क्या डिमांड है, फिर स्ट्रक्चर करो। सबसे पहले बेसिक्स करो। ठीक है, तो रियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फेसाइज द कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या हो गया? रियलिज्म। ठीक है, फिर इसमें क्या पूछा है उसने? दैट एम्फेसाइजेस द
कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो दोनों की बात की है, कैसे वो कॉम्पिटिटिव और कॉन्फ्लिक्चुअल साइड दिखा रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या बोला है, डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रियलिज्म। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट अब हमें उसको कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड के थ्रू समझाना है। ठीक है, वो दिखाना पड़ेगा हमें कि कैसे कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस है हमारा। तो इसको आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तुम्हें बोला 20 मार्कर अगर रियलिज्म पर आए तो थ्यूसाइडाइडस की स्टेटमेंट थी, कोट थी ना, स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव पावर टू डू एंड वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या आ जाएगी अपनी, स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव पावर टू डू weak accept what they have to accept। किसने बोला है? थ्यूसाइडाइडस। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इंट्रो में कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन। 20 मार्कर में तुम ऐसा वहां पर स्टार्ट करके आ सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सबसे पहले कीवर्ड है रियलिज्म, तो रियलिज्म को समझाएंगे कि रियलिज्म क्या है, उसके क्या फीचर्स थे, किस किस से आया। ऑलराइट, तो रियलिज्म क्या है? रियलिज्म इज कंसिडर्ड एज द, क्या कंसिडर करते हैं उसको? पावर व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, इट इज़ अ पावर व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसके बाद इट इज़ टाइमलेस विजडम। Alright, so realism is considered as the power view of international politics. It is a timeless wisdom. और क्या दिखाता है realism? Realism यही बोलता है ना कि the relations between nations are inherently conflictual. तो वही चीज़ आ गई जो हमारी कीवर्ड था। It emphasizes that relations between states are inherently conflictual and they cannot avoid the security dilemma। तो जो बेसिक टेनेंट्स है हमारे रियलिज्म के वो बता दिए। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्चुअल वाला कीवर्ड हमने सेम यहाँ पर लगा दिया कि इट emphasizes that relations between states are inherently conflictual and they cannot avoid the security dilemma। तो किस किस से इंस्पिरेशन लिया रियलिस्ट ने? रियलिस्ट ने इंस्पिरेशन ली है कौटिल्य, मैकियावेली, सुन त्सू। तो सारे रियलिस्ट यही बोलते हैं। ठीक है, तो बता दो क्लासिक रियलिस्ट like Morgenthau have, जो हमारे इंटेलेक्चुअल फोर रनर्स हैं, have drawn inspiration from Kautilya, Machiavelli and
सुनजू। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है इट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फसाइजेस द कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो क्या बताना चाह रहा है? मॉर्गेंथ्यू ने क्या बोला? पॉलिटिक्स बोला ना उसने, इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, पावर इज द मीन, पावर इज द एंड। तो सबसे पहले उसने बोला कि मैन इज ऑल्सो पावर सीकिंग। जैसे मैन पावर सीकिंग है, वैसे स्टेट्स आर ऑल्सो पावर सीकिंग एनिमस डोमिनेंटली, हैंड सिक्योरिटी डिलेमा अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिलेशंस कॉन्फ्लिक्चुअल और कॉम्पिटिटिव है, एज द पावर इज सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग to him, just like men, states are फिर लिख दो कीवर्ड एनिमल्स डोमिनेंटली। ठीक है, सो जस्ट लाइक मैन स्टेट्स आर पावर सीकिंग, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है? सबको पावर चाहिए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर where power is the means and power is the end। ठीक है, तो पावर इज द मीन एंड पावर इज द एंड, हेंस जो रिलेशंस है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव रहेंगे, एज पावर क्रिएट्स इनसिक्योरिटी। वही चीज़ जो यहाँ पर लिखी है, स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फसाइजेस द कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो लिख दो, दस रिलेशंस आर inherently conflictual and competitive। as power is the source of insecurity। ठीक है, तो हमने जो दोनों कीवर्ड थे उनको एड्रेस कर दिया। हमने पहले रियलिज्म बता दिया, इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल है, सिक्योरिटी डिलेमा अवॉइड नहीं कर सकते। मॉर्गेंथ्यू ने भी यही बोला है कि एनिमल डोमिनेंटली है, मैन की तरह स्टेट्स भी, एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर वेयर पावर इज द मीन्स एंड एंड। ठीक है, दस रिलेशंस विल रिमेन कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव। अब इसी चीज़ को हमें वहाँ पर डिटेल में बताना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें वहाँ पर आगे डिटेल में एड्रेस कर कर बताना है थ्रू द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रियलिज्म। अब इसके अलावा और कौन कौन क्या क्या बोल रहा था? ठीक है, अगर है ऐसा एवरीवन इज पावर सीकिंग, इनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी डिलेमा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एनार्की होगी। हॉब्स ने भी यही दिखाया, तो हॉब्स ने भी यही दिखाया, इसीलिए एनार्की भी है, सिक्योरिटी डिलेमा भी है। तो क्या स्टेट के पास ऑप्शन बन रहा है? टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी एंड गेन पावर। फिर स्ट्रक्चरल रियलिस्ट आ गए हमारे, जैसे कि केनेथ वॉल्ट्ज, उन्होंने भी यही बोला है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं केनेथ वॉल्ट्ज, उन्होंने भी यही बोला है कि स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स। ठीक है, तो पहले हम बता देंगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर कर विद द हेल्प ऑफ थ्योरी कि कैसे इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव है। तो बता दो, थ्रू आउट द हिस्ट्री the relations
between states have been conflictual and competitive. कहाँ पर देखने को मिला? बी इट चाहे कोल्ड वॉर हो, वर्ल्ड वॉर हो, फासिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आई तो सब में यही था कि पावर अपनी मैक्सिमाइज करना. ठीक है. थ्रू आउट द हिस्ट्री द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स हैव बीन कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव एज सीन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर्स or the post Cold War US-China rivalry. ठीक है. तो ये हो गया हमारा. ऑलराइट. अब इसी को ही हम कौन से फ्रेमवर्क के थ्रू समझाएंगे? रियलिज्म के, थ्यूसाइडाइडस के. तो उसने यही बोला है ना, थ्यूसाइडाइडस ट्रैप. तो जब भी एक रिविजनिस्ट पावर आएगी और स्टेटस क्वो पावर होगी तो वॉर तो होगी ही होगी. Throughout the history, relations between states have been conflictual and competitive, as seen during the World Wars, Cold Wars, or the post-Cold War US-China rivalry. तो किसने एक्सप्लेन किया है ये? थ्यूसाइडाइडस हैज एक्सप्लेन. अब तुम्हें बार बार ना वो कीवर्ड्स के साथ खेलना है जो कॉन्फ्लिक्चुअल और कॉम्पिटिटिव है. तो वो दिखाना है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट था, कॉम्पिटिटिव था और रियलिज्म की थ्योरी ने क्या बोला है. थ्यूसाइडाइडस हैज एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? Thucydides trap, showing that war is inevitable between a status quoist and revisionist power. ठीक है. तो उसने क्या दिखा दिया कि वॉर इज इनएविटेबल बिटवीन स्टेटस क्वोइस्ट एंड रिविजनिस्ट पावर. अब इसके बाद क्या आएगा? हमारा स्ट्रक्चरल रियलिज्म आ जाएगा. तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म, लाइक स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हो गए केनिथ वॉल्ट्ज, सॉरी, वो भी यही एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ सिक्योरिटी पे. तो उन्होंने क्या बोला? वो स्ट्रक्चर लेवल एनालिसिस पे गए. तो उन्होंने बोला कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? वहाँ पर एनार्की है. ठीक है. तो उसने दिखाया कि मेन कंसर्न इज एनार्की. तो वहाँ जब तक एनार्की है तब तक पावर पॉलिटिक्स चलती रहेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे. ऑलराइट. तो वही चीज़ दिखा देंगे हम अकॉर्डिंग टू. अब कॉन्फ्लिक्चुअल और वो, अब इसमें तुम्हें पर्टिकुलर एग्जांपल्स देने पड़ेंगे. तो हम सारी चीज़ों के थ्रू समझ सकते हैं इसको. चाहे गेम थ्योरी हो गई, प्रिजनर डिलेमा हो गया, फिर दो नेशंस का दिखा दो, चाहे इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इजराइल पैलेस्तीन हो. ठीक है. फिर यूएस रशिया हो गया. तो सबके बीच में एनार्की है, सिक्योरिटी डिलेमा है. स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, इसको बॉक्स कर दो, लाइक केनेथ वॉल्ट्ज. The structure of international politics is anarchical. तो यही बोला था ना, anarchy is the fundamental feature of international politics. The structure of international politics is anarchical. States gain power और वो दूसरे के लिए एक सिक्योरिटी डिलेमा बन जाता है. ठीक है. तो क्या बोला उसने? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किकल
cannot avoid the dilemma leading to, वही कीवर्ड ले आओ, leading to competition and conflict. अब एग्जाम्पल के थ्रू बनाओ, बी इट इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इजराइल पैलेस्टीन और यूएस रशिया. The anarchical conditions and power struggle creates insecurity and leads to conflicts or wars. मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है. मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू दिस फ्रेमवर्क. ठीक है, तो वहाँ हमें ये थ्योरी के साथ उसको प्रैक्टिकली लिंक कर कर दिखाना है कि चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना, इजराइल पैलेस्टीन और यूएस रशिया, एनार्किकल कंडीशंस एंड पावर स्ट्रगल क्रिएट्स इनसिक्योरिटी एंड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर. इसके साथ क्या हो जाता है, आर्म्स रेस होती है. ठीक है, हेंस उनकी एडवाइस क्या है कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर बन जाओ, उनको पावर चाहिए टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद कौन आ गए हमारे, मीरशाइमर आ जाएगा. उसने भी यही बोला, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. तो उसमें क्या हो रहा है, वॉर इज इनएविटेबल एज हेजीमनी और ट्रेडिशनल हेजीमनी डिक्लाइंस. इसीलिए पावर व्यू और सेल्फ हेल्प के लिए जाएंगे, बैलेंसिंग करेंगे, आर्म्स रेस होगी, मिलिट्री अलायंसेस बनेंगी, विच प्रूव्स ड्रास्टिकल फॉर आवर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ठीक है, तो हर स्टेट को पावर चाहिए, किस लिए, क्या बोलते हैं रियलिस्ट, आइदर टू गेन सिक्योरिटी और टू मैक्सिमाइज पावर एंड अवॉइड द सिक्योरिटी डिलेमा. ठीक है, तो यही बता देंगे हम अब आगे. सिमिलरली जॉन मीरशाइमर मीरशाइमर ने क्या बोला, सिमिलरली जॉन मीरशाइमर, उसकी आगे बुक का नाम लिख देना, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स has shown that relations remain conflictual and war is inevitable. न्यूक्लियर आर्म्स रेस किस किस चीज़ों के थ्रू दिख रहा है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो गई, मिलिट्री अलायंसेस हो गई. ब्रैकेट में लिख दो कौन सी, ऑकस. तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस, मिलिट्री अलायंसेस शो दैट क्या है, क्या कर रहे हैं, सब पावर बैलेंस कर रहे हैं. For balancing
इसी की वजह से दिस फर्दर क्रिएट्स पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे यूरोप में होता था, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस फर्दर क्रिएट्स द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन क्राइसिस is the perfect example for this। तो हमने थ्योरी के साथ हमेशा एग्जाम्पल लिंक कर कर, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लिंक कर कर उसे दिखा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ये तो हो गया। तो अब स्टेट के पास क्या ऑप्शन बचता है, पावर गेन करें और पावर मैक्सिमाइजर्स बन जाएं। अब उसके अलावा अब हमारा क्रिटिसिज्म क्या होगा, इस व्यू का कोई क्रिटिसिज्म है, 20 मार्कर 15 मार्कर हो तो हमेशा कोशिश करना एक क्रिटिसिज्म भी लिखने की। हाउएवर दिस व्यू ऑफ रियलिस्ट हैव बीन क्रिटिसाइज, किस किस ने किया है, पोस्ट मॉडर्निस्ट हो गए, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए। तो क्या बोला, एनार्की प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट। फिर लिबरल स्कॉलर्स बिलीव करते थे क्या, कि कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन कैन बी अवॉइडेड एंड परमानेंट पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये लिख देंगे, हाउएवर दिस व्यू ऑफ रियलिस्ट has been criticized by अब वेरियस स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से लिख देंगे। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट लाइक रिचर्ड एशले, क्या बोला था, एनार्की प्रॉब्लमैटिक। बिलीव इट, क्या बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट हर चीज को, डिस्कोर्स। तो उसने क्या बोला कि दिस इज नथिंग बट अ डिस्कोर्स। ठीक है, तो दिस व्यू हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस स्कूल्स। पोस्ट मॉडर्निस्ट को लगता है दिस इज नथिंग बट अ डिस्कोर्स। सिमिलरली सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लाइक अलेक्जेंडर वेंट वो क्या बोलते हैं, सिमिलरली सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लाइक अलेक्जेंडर वेंट believes that anarchy is what state makes of it. Anarchy is the creation of state. ठीक है, लिबरल स्कूल आ गए, उन्होंने क्या बोला कि परमानेंट पीस एस्टैब्लिश किया जा सकता है। वुड्रो विल्सन tried to establish perpetual peace। कैसे, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये सब कीवर्ड्स वहां पर लिख कर आना। अंडर लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंप्लीट, क्रिटिसिज्म डाल दिया। अब उसके बाद हम जाएंगे कंक्लूजन पर। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या बोल देंगे कि रियलिज्म का फोकस है पावर व्यू पे, कॉन्फ्लिक्चुअल साइड पर, एंड इट रिमेन्स अ डोमिनेंट अप्रोच। कुछ नए स्कूल्स हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया, डिटेंट हो गया, जहाँ पर हमें लगा
कि नहीं, एक टाइम ऐसा भी आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट एंड हो सकता है। हाउएवर इट विल ऑलवेज रिमेन एज अ कॉमन सेंस। चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, अफगानिस्तान का इशू हो, हर जगह पर हमें यही देखने को मिल रहा है दैट इट विल ऑलवेज रिमेन कॉमन सेंस एंड रिलेशंस विल रिमेन कॉन्फ्लिक्चुअल। ठीक है, तो अब वही लिखकर बता देंगे। दो distant and complex interdependence challenge the conflictual state of relations, ongoing crisis in South China Sea। देखो पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दिया। और रशिया यूक्रेन हैव शोन दैट, क्या दिखाया उन्होंने कि पावर व्यू है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा, एंड रियलिज्म विल ऑलवेज रिमेन रेलिवेंट एज अ कॉमन सेंस। सिंपल। ठीक है, तो डिटेंट एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हैज challenged the conflictual state of relations, ongoing crisis in South China Sea, or Russia-Ukraine have shown that realism will remain as a common sense। ठीक है, power, politics and anarchy leads to conflict and, क्या था हमारा कीवर्ड, इंट्रोडक्शन पढ़ लो वापस, leads to conflict and competition। इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू, थ्योरी के थ्रू हमने ये पूरी चीज़ को समझा दिया। पहले मॉर्गेंथ्यू क्लासिक रियलिस्ट की बात भी कर ली, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चरल रियलिस्ट पे चले गए, कैनिग्सवर्थ, मीशाइमर पर भी चले गए। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर तुम्हारा 20 मार्क कर लिखा जाएगा, इतनी ही वहाँ पर स्पेस मिलेगी। अब हो सकता है तुम्हें अगर लगे कि इस पैराग्राफ को छोटा कर 3 लिखने हैं 2 की जगह, तो वो भी कर सकते हो, बट ऐसे ही मैंने अभी इमीडिएटली बैठकर आंसर बनाया है, तो हो सकता है वहाँ भी ऐसा ही आए आंसर। द थिंग इज हमें फ्लो पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। फ्लो को डिमांड एड्रेस हो रही है या नहीं, हम सारी थ्योरी के रूलिंग कर कर बता रहे हैं या नहीं, ठीक है, और पर्टिकुलर एग्जांपल्स दे रहे हैं या नहीं जो उसकी रेलेवेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको 20 मार्कर को कैसे स्टार्ट किया, कोड से स्टार्ट कर दिया। two-sided की स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव पावर टू डू एंड वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। फिर बोल दिया कि रियलिज्म इज पावर व्यू, टाइमलेस विजडम है, बता दिया। अब वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स पे खेलना था हमें, कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो क्या बोलती है कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल साइड, यही बोलती है कि रिलेशंस हमेशा कॉन्फ्लिक्चुअल हैं, सिक्योरिटी डिलेमा अवॉइड नहीं कर पाएंगे। फिर हमने सबसे पहले उठाया क्लासिकल रियलिज्म, मॉर्गेंथ्यू को बताया कि उसने भी यही बोला, एनिमल्स डोमिनेंट है, पावर सीकिंग है, पावर इज द मीन एंड पावर इज द एंड, हेंस सिक्योरिटी डिलेमा अवॉइड नहीं होगा। थ्रू आउट द हिस्ट्री, अब पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे, खाली थ्योरी लिखकर भी नहीं छोड़ देनी, उसको एग्जाम्पल करंट के थ्रू, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है, तभी उसको समझ में आएगा, तभी एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ तुम्हें इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, तभी तुम्हारा एक एनालिटिकल आंसर बनकर आएगा। द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स हैव बीन कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव, फिर से वही 2 कीवर्ड्स लिए हमने, कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव, as seen during the World Wars, Cold Wars और the post-Cold War US-China rivalry। Thucydides का आ गया, फिर हमने ले लिया मॉर्गेंथ्यू के बाद Thucydides in the phenomena with the help of Thucydides trap showing that war is inevitable between
स्टेटस क्विस्ट एंड रिविजनिस्ट। तो कीवर्ड भी आ गए, थ्यूसाइडाइडस भी आ गया, ठीक है। फिर हम चले गए स्ट्रक्चरल रियलिज्म पे। स्ट्रक्चरल रियलिज्म केनेथ वॉल्ट्ज, उसने भी यही बोला है, एनार्की है, स्टेट्स कैन नॉट अवॉइड सिक्योरिटी डिलेमा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन होंगे। अगेन एग्जांपल देकर बता दिया, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया रशिया हो, इंडिया चाइना हो, इजराइल पैलेस्तीन हो, या फिर यूएस रशिया हो, एनार्की की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड इट कैन टर्न इनटू वॉर्स। मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया भी एक ऐसा ही फ्लैश पॉइंट है जो इस फ्रेमवर्क को दिखा रहा है। फिर हम चले गए मीशाइमर, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, उसने भी सिमिलर चीज़ बोली। अब फिर प्रेजेंट एग्जांपल्स फिर से दिखा दिए हमने कि चाहे न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो, मिलिट्री अलायंसेस हो, तो यही दिखा रहा है कि नेशंस सब बैलेंसिंग कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, विच अगेन कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, पोटेंशियल बन जाता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट का, जैसा कि हो रहा है रशिया यूक्रेन में। फिर हमारा आ गया एक क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म देना बहुत ज़रूरी है, उसका क्रिटिक देकर एक दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि दिस इज जस्ट अ डिस्कोर्स, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि दिस इज अ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, एंड लिबरल्स को लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड किया जा सकता है और परपेचुअल पीस एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसको रियलिज्म को चैलेंज मिला दितांत में, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के थ्रू मिल रहा है, जो बता रहा है कि फोर्स टू लव whom one would love to hate, ठीक है। तो नेशंस कोऑपरेट करने के लिए फोर्स्ड हैं। हाउएवर अगर हम फिर से साउथ चाइना सी देखें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखें, तो यही पता चल रहा है कि रियलिज्म विल रिमेन अ कॉमन सेंस। जब तक पावर पॉलिटिक्स है, जब तक सेल्फ हेल्प है, अनार्की है, इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये 20 मार्कर, वहाँ पर तुम्हें इतनी ही स्पेस मिलेगी और उसी में ही तुम्हें बनाकर लिखना है। हमने सारी, उसने क्या बोला था, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रियलिज्म के थ्रू दिखाना था, तो हमने सारी थ्योरी डाल दी रियलिज्म की, क्लासिकल, स्ट्रक्चरल, और उसके साथ हमने स्पेसिफिक एग्जांपल कीवर्ड्स दे दिए, आर्म्स रेस, बैलेंसिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर क्रिटिसिज्म भी दे दिया और कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे you'll have to practically write आंसर। वहाँ पर हमारा इस सीरीज़ का यही पर्पस है कि आपको पता चले कि कैसे प्रैक्टिकली लिखना है। ऑलराइट, सो अब इसके बाद एक अनाउंसमेंट है, सैटरडे को विल बी हैविंग अवर लाइव मेंटरशिप सेशन, पहला लाइव मेंटरशिप सेशन होगा। सो मैं एक आपके साथ गूगल का फॉर्म लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल फॉर्म का लिंक, उसमें आपके कितने भी जो भी डाउट्स होंगे वो सब बता देना, हम उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में फिर सैटरडे को लेकर एड्रेस करेंगे। इसके बाद अगर और भी डाउट्स होंगे तो आप वो डायरेक्टली उस सेशन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारी लाइव आंसर राइटिंग रहेगी, मेंटरशिप रहेगी, अगले 4 महीने में उसका जो भी शेड्यूल होगा दैट आई विल बी शेयरिंग ग्रुप पर, जीएस का भी और PSIR का भी, दोनों का शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। अब उसको फॉलो करना है। हर ट्यूसडे को हम जीएस की आंसर राइटिंग करेंगे, हर थर्सडे को हम PSIR की आंसर राइटिंग करेंगे, फिर सैटरडे को हम मेंटरशिप सेशन ले लेंगे, ठीक है। अब यही 3-4 महीने हैं जिसमें तुम्हें एफर्ट डालने की ज़रूरत है। इसी टाइम पीरियड में अच्छे से अपना जीएस ऑप्शनल कंप्लीट कर लो फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। फिर फेब से तुम लोग चले जाना प्री सेंट्रिक प्रिपरेशन के लिए, पूरा डेडिकेटेडली प्री सेंट्रिक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम पीरियड, जहाँ अपने नोट्स बनाकर रख लो, सारे PYQ समझो, पूरा मेन सेंट्रिक सिलेबस अच्छे से कवर कर लो। ऑलराइट, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स तो कमेंट्स में मेंशन कर लेना, हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। All the best and have a great day.